अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चल रहे हैं क्लास 9 बुक्स का चैप्टर नंबर 5B डायनामिक्स का। और आज का टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अभी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन शॉर्ट बताऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस फोर्स को कहते हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में पड़ जाए और उनको आपस में अट्रैक्ट करे। यानी जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, वो जो ताकत है जिससे वो लगता है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। जिसको जो था सर आइजैक न्यूटन ने जो था वो डिस्कवर किया था, यानी कि उसके ऊपर वर्क किया था। ठीक है, विच इज जिसका फार्मूला था हमारे पास F इक्वल टू m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर में, जिस ग्रेविटेशनल कोर्स है जिसकी वैल्यू हमारा 6.6 10 की पावर माइनस 11 की है, 6.673 10 रेज़ की पावर माइनस 11। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ यानी इसे खोलूँ थोड़ा सा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के, यानी कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में। इसकी एग्जांपल दूँ आपको, तो एक आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, सेम ऑब्जेक्ट जो है, सेम मैस का ऑब्जेक्ट जो है वही मून में पड़ा हुआ है, बट जो अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट था उसका वेट ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट ऑफ मैसेज यानी अर्थ का प्रोडक्ट मैस का और उस ऑब्जेक्ट के मैस का जो प्रोडक्ट लेंगे हमारे पास आंसर ज़्यादा आएगा। ठीक है, रिजल्ट ज़्यादा आएगा, मतलब वहाँ पर जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत हमारे पास मून के मैस के और उस ऑब्जेक्ट के मैस के। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे मैं बताऊँ, हमारे पास जो प्रैक्टिकली जो है हमारे पास 1/6 लेस देन होती है हमारे पास जो वैल्यू है मून की, यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 1/6 कम है अर्थ से मून की ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि उनके प्रोडक्ट मैसेज जो है यानी कि जो मून का मैस है वो कम है अर्थ से। तो दैट इज वाई उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी कम है। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसे हम ग्रेविटी का नाम देते हैं अर्थ के ऊपर, उसकी ग्रेविटी क्या है, कम है। इसलिए आपने देखा होगा कार्टून या मूवीज के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस के अंदर, वो आपको उछलते हुए यानी कि जैसे नॉर्मली हम लोग जमीन के ऊपर चलते हैं इस तरह से चलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो आपको जो हवा के अंदर जो है लहराते नजर आएंगे, लाइक वो जंपिंग करते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है बनिस्बत अर्थ के। ठीक है, तो आई होप आपको जनरल कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ग्रेविटी जो है वो क्या चीज़ है और ये किस तरह से वर्क करती है। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसको जो फर्दर जो डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स है फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग सम मास। तो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो ट्रैक्शन फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होगी जिनमें कुछ ना कुछ मैस, क्योंकि अगर मैस नहीं होगा तो आपका रिलेशन नहीं आएगा, है ना। देखो ना, मेन चीज क्या है, मैसेज। जब मैसेज आपको जीरो हो गए, जब मैसेज जीरो है वहाँ पे फोर्स क्या होगी, जीरो। जीरो में समथिंग जीरो, तो फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। न्यूटन्स प्रपोज्ड अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट एवरी मटेरियल पार्टिकल अट्रैक्ट अदर मटेरियल पार्टिकल्स विद द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने जो था वो अपना एक लॉ पेश किया जिसके अकॉर्डिंग क्या हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो है यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, हर मटेरियल पार्टिकल दूसरे मटेरियल पार्टिकल को जो है वो अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ऑन यू इज ऑफर सिंपली कॉल्ड ग्रेविटी। जिसे हम फोर्स को ग्रेविटी का नाम देते हैं वही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वो कौन सी फोर्स है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज जो है वो ऊपर की तरफ जो फेंकते हैं वो नीचे की तरफ जाती है ना। तो ये जो ताकत है जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है वो हमारे पास ग्रेविटी कहलाती है। इसका कॉन्सेप्ट जो था, जैसे मैंने बताया कि सर आइजैक न्यूटन दिया था, इसका ग्राफ एक्चुअली कुछ यूं हुआ था। एक दफा क्या हुआ कि एक दरख्त शेप का दरख्त था, उसके नीचे सर आइजैक न्यूटन जो है वो लेटे हुए थे। अचानक से ऊपर से सेब गिरा, उन्होंने सोचा, पकड़ के उनके ऊपर गिरा, उन्होंने पकड़ा और सोचा कि ये सेब जो है ये दरख्त से नीचे की हमेशा क्यों गिरता है, यानी जो चीजें हैं वो नीचे क्यों गिरती हैं, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। ठीक है, इसके बाद उन्होंने वर्क किया, उस पर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट निकला, फिर लॉ बना कि एक ताकत होती है जो मैसेज के दरमियान जो उनको अपनी तरफ खींचती है, जिसको ग्रेविटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक इनविजिबल हैंड्स दैट पुल यू टुवर्ड द अर्थ। कहता है ये कोई इनविजिबल ना नजर आने वाले हाथ हैं जो खींच कर उनको जमीन की तरफ लेके आते हैं, यानी ग्रेविटी का नाम दे रहा है। ठीक है, बट देयर इज अ कूल फैक्ट दैट, जो मजे वाली बात ये है कि इट इज जस्ट नॉट अर्थ पुलिंग ऑन यू, यू आर आल्सो पुलिंग द अर्थ टुवर्ड योरसेल्फ विद द सेम फोर्स। ठीक है, कहता है कि ना सिर्फ जो है अर्थ आपको जो है वो खींच रही थी, बल्कि आप भी उसको खींच रहते हैं सेम फोर्स के साथ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे एक बात उसने की कि हमारे पास कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो अर्थ है वो आपको अट्रैक्ट करे, बल्कि आप भी अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि जो मैसेज की रेशियो है वो प्रोडक्ट की हमारे में। लेकिन देखो जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगी, उसकी फील्ड क्या हमारे पास ज्यादा है, इस वजह से वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब हम ऐसे महसूस करें वो ज्यादा अट्रैक्ट करें, बट वहां पे जो फोर्स होती है वो सेम होती है। ठीक है,
देयर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव मास नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। कहता है कि ये जो फोर्स होती है दो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान की, चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो या छोटे हो, ये मैटर नहीं करता। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट गिव देयर वेट। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमें वेट देती है। जैसे को पता है कि मैथ हमारे पास क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो मैथ है, और जब उसी मैथ के ऊपर जो ग्रेविटेशन की फोर्स लगती है वो हमारे पास जो फोर्स लगी वो हमारा वेट होता है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं जो ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है वो हमें क्या देती है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट देती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, फॉर मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो यही वो ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से जो आपकी अर्थ है वो सन के गिर्द मूव कर रही है और आपका मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो जो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसी की और क्या बताऊं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ अफेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ में। तो आपने को देखा होगा टाइडल पावर देखा होगा, लाइक समुद्र के अंदर आपने देखा होगा लहरें पैदा होती हैं। जो ये लहरें है ना, ये हमारी जो सन और जो मून होता है ना, ये दोनों एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने बताया, मैंने जैसे बताया कि ना सिर्फ जो है कोई दूसरा लाइक अर्थ जैसे बात की अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, बल्कि जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगा, है ना। तो ये जो मून है, जब मून है हम बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, तो ये मून और अर्थ आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। बट मून आल्सो एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, अर्थ के ऊपर, जिस वजह से क्या होता है उसके समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो सन है वो भी हमारे पास इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कह रहे हैं, अपनी फील्ड लगाता है, जिस वजह से इसमें भी लहरें पैदा होती हैं जिसे हम टाइडल का नाम देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टाइडल जो तब पैदा होती है जब हमारे पास जो सन मून और अर्थ एक लाइन के अंदर, जिसे हम स्प्रिंग टाइडल का नाम देते हैं, जब हमारे पास जो सारी चीजें जो है एक साथ आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है जी, जो टाइडल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, लहरें बहुत तेज रहती हैं और उन दिनों में लोग जो है वो समुद्र का सफर करने से गुरेज करते हैं। तो आई होप आपको जनरल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास क्या चीज है। इन शॉर्ट किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे उनको आपस में अटैक करवाए, वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम है। और ये किसने दी थी, सर आइजैक न्यूटन दी थी। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास क्या है जी, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर, वेरी जी ग्रेविटेशन का कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.673 10 स्क्वायर माइनस 11। ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रिक्शन क्या होती है। अब फ्रिक्शन क्या है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के लिए ऑपोजिशन यानी उसकी मोशन में ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है जी फ्रिक्शन। ये दो सरफेस, ठीक है, जब दो सरफेस जो है वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे की ऑपोजिशन प्रोवाइड करेंगे, जो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारे पास जो ऑपोजिशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है, वेल ये जो हमारे पास लकड़ी के जो पड़े हुए हैं उसके बॉक्स के ऊपर एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इनके दरमियान ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसको रीड आउट करते हैं। तो कहता है जी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट दे ऑफर रेजिस्ट स्लाइड और मूव अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू द फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। कहता है जो दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ऑफर ये रेजिस्ट स्लाइड, ये आपस में कोई रेजिस्ट करते हैं, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं और मूव अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के मुखालिफ ये चलते हैं ताकि उसकी मोशन को रोका जा सके। ये जो हमारा फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। द प्राइमरी लॉ ऑफ फ्रिक्शन इज contract any effect to make two objects slide past one another। तो हमारे पास क्या ये फ्रिक्शन का प्राइमरी रोल होता है कि जो हमारे पास चीजें हैं अगर हमारे कांटेक्ट में आई है उस अफेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के उनको रोकना यानी एक दूसरे के ऑपोजिट चलाना। द डिग्री ऑफ दिस ऑपोजिशन डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर ऑफ द सरफेस। तो क्या ये डिग्री ऑफ ऑपोजिशन है, यानी ये जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं सरफेस, ये किन पे डिपेंड करता है, ये टेक्सचर यानी उसके सरफेस का जो टेक्सचर है वो किस तरह का। लाइक अगर तो हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो वहां पर फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। बट अगर हमारे पास रफ सरफेस है तो वहां पर जो फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए फ्रिक्शन में बात आ जाएगा हमें कि फ्रिक्शन क्या होती है कि दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में कांटेक्ट में है तो जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करे, मुखालफत पैदा करे एक दूसरे की मोशन में, ठीक है, रगड़ जिसे हम कहते हैं वो फ्रिक्शन असल में होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन दो तरह की हो सकती है, अगर तो हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को भी कम होगी, अगर तो हमारा रफ सरफेस है तो हमारे पास फ्रिक्शन की भी ज्यादा होगी। अब फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं,
आपने देखा होगा आपके जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके अंदर हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल का, लाइक ऑयल का, है ना। तो वो क्या होता है, वो हम लोग फ्रिक्शन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मशीनरीज होती हैं उनके अंदर हम लुब्रिकेंट यानी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीनरी के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर जो रगड़ है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई लाइक दिस के ऑब्जेक्ट डेट रोलिंग ग्रेट लेस फ्रिक्शन देन ऑब्जेक्ट ड्रैग। कहते हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम लोग रोल करते हैं लाइक टायर व्हील्स भी लगे, मोटर बाइक साइकिल्स आपकी गाड़ियां, है ना, वो सारी सारी जो होती है उनके अंदर फ्रिक्शन कम होती है बनस्बत जिनको हम लोग खींच होते हैं, ड्रैग कर होते हैं, लाइक इस तरह के। इसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगी बनस्बत हमारे पास कोई चीज जो है वो रोल हो रही है। That is why cars, bikes have wheels to move across the ground and bringing the help to wheel turns। ठीक, इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो कारें मोटरसाइकिल बाइक्स होती हैं व्हील, उनके व्हील लगे ताकि जो ग्राउंड के क्रॉस चल सकें और ज्यादा से ज्यादा टर्न हो, फ्रिक्शन वहां पे कम प्रोड्यूस होगी। However, wheels can not completely frictionless, they still need ego friction to grip the ground and prevent the skip। तो इन वो टोटल तौर पर फ्रिक्शन फ्री नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वो स्मूथली तौर पर जो है वो उस रोड के ऊपर चल रहे होते हैं, नहीं तो उसके बगैर अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्रे मेथड लिया गया है फ्रिक्शन को रिमूव करने का वही है कि आप वहाँ पर लुब्रिकेंट यूज करें, ठीक है, ऑयल का इस्तेमाल करें, लाइक आप मोटर बाइक के अंदर, गाड़ी के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि आपके इंजन के अंदर जो इफेक्ट प्रोड्यूस मैकेनिज्म हो रहा है वहाँ पर जो है फ्रिक्शन कम से कम हो और आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस रहे, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग अपनी फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आता है जी ड्रैग फोर्स क्या होती है। अब ड्रैग फोर्स के दो पोर्शन यहाँ पे, एक ड्यू टू गैस है और दूसरा हमारे पास क्या है जी लिक्विड वजह से, यानी गैस क्या है डस्ट पार्टिकल्स आ गए एयर का वजह से एयर डिस्टेंस, और दूसरा हमारे पास है ड्रैग फोर्स में इन टर्म्स ऑफ लिक्विड के। तो इस पोर्शन में हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और इस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानिए देखते हैं। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या होती है जी, किसी ऑब्जेक्ट के जब हमारे पास कोई गैस या लिक्विड जो है वो ऑपोजिशन प्रोवाइड करे उसकी मोशन में, ठीक है, तो वो हमारे पास ड्रैग फोर्स कहलाती है। कौन सी? ड्रैग फोर्स, ठीक है। लाइक आपकी गाड़ी जो है मूव कर रही है, अगर आपको यहाँ पे फिगर्स में दिखाऊं तो यहाँ पे देखें अगर जिस आपका एक पर्सन है जो है जेवलिन फेंका है और यहाँ पर अपने बॉक्स फेंका है, तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ना, एक ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर काम है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से क्योंकि वो काफी जो है थिन है, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर टर्बुलेंस भी हो रही है, टर्बुलेंस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर स्मूथनेस है ड्यू टू कर्व पाथ, बट यहाँ पे भी ऑपोजिशन प्रोवाइड हो रही है लेकिन कम हो रही है। हम अभी बात करें सिर्फ जनरल के ऑपोजिशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। तो देखो ये जो ऑपोजिशन प्रोवाइड हो रही है ना, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स कहलाती है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो सकती है, या तो गैस पार्टिकल्स होंगे या तो वो आपका वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर के लिए हमारे पास जो एक लाइक दिस शिप के अंदर, लेकिन बट यहाँ पर जो है ये स्पेशल किस्म की शिप है, जैसे कि आपकी शिप जो है मूव करी थी वाटर के अंदर, तो यहाँ पर वाटर जो है एक पोजीशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑपोजिशन में प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी, ठीक है। तो आई होप जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो क्या होती है। अब इसको रीड आउट करते हैं ताकि जो है ज्यादा हम लोग इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे कहता है जी गैस एंड लिक्विड्स कैन फ्लो, आपको पता है कि जो गैस और लिक्विड होती है वो फ्लो कर सकती है, सो दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लूइड, और इसलिए ये फ्लूइड कहलाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड के थ्रू यानी कि लिक्विड के थ्रू कह रहा है, पानी के थ्रू समझ लीजिए मूव करता है, दे हैव टू पुश fluid or air or water without their way. This creates opposition to the motion of an object through the fluid. The measurement of this opposition is called drag force. तो ये opposition जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास उसकी drag force कहलाएगी जितनी वो कर रही है। This can also be called fluid friction, तो इसका हम fluid friction कहते हैं। Due to this to the interaction between the object and the surface and the fluid, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये भी फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमारे पास जो फ्लूइड है उन दोनों के दरमियान एक रगड़ पैदा कर रहा है ना। तो जो रगड़ होगी वो भी एक फ्रिक्शन होगी, बट ये कौन सी फ्रिक्शन होगी? ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है। ये कौन सी फ्रिक्शन है? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्योंकि हमने बात की थी अभी ऊपर, ये हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है कि दो सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट में आना और वो एक दूसरे के मोशन में ऑपोजिशन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर भी यही सेम हो रहा है, बट ये क्योंकि हमारे पास हो रहा है ये फ्लूइड की वजह से यानी एयर की वजह से या लिक्विड की वजह से, तो हमारे पास कहलाएगी ये फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगी, ठीक है। थिंक अबाउट द जैवलिन, जैसे जैवलिन की एग्जांपल इज अ लॉन्ग एंड थिन सो इट डज नॉट नीड टू पुश
much air out of the way, allowing to fly away. In contrast, large objects like cardboard box having pushed to move air, which means that they slow down quickly. That is why box would not go fair as javelin no matter how hard you throw it. तो जैसा कि यहाँ पर इसने एग्जाम्पल लिया है एक जैवलिन की बॉक्स थी, तो जैवलिन जो हमारे पास क्या है थिन है, ठीक है, और कुछ कम रास्ता चाहिए गुजरने के लिए तो वो आसानी के साथ ज्यादा सफर तय कर लेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कार्डबोर्ड जो है उससे ज्यादा फोर्स उस पर लगेगी, ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी, जिस वजह से वो कम फासला तय कर पाएगा चाहे आप जितने मर्जी से जो है ताकत से फेंके, ठीक है। तो फिर भी वो कुछ फासले के बाद रुकी क्योंकि उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास तो जनरल ड्रैग फोर्स होती है। अब हमारे पास ये आ जाता है जी एयर रेजिस्टेंस क्या होती है। अब कह रहा है एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ ड्रैग फोर्स ऑफन कॉल्ड एरोडायनामिक्स ड्रैग फोर्स। एरोडायनामिक्स क्या है, क्योंकि हमारे पास ये एयर की वजह से है, ठीक है। अब फ्लाई जो करते हैं लाइक आपके जहाज जो करते हैं उनके ऊपर या आपके स्पेस क्राफ्ट है उनके ऊपर लगने वाला जो हमारे पास फोर्स है रेजिस्टेंस है वो हमारे पास एरोडायनामिक्स ड्रैग फोर्स कहलाती है। दैट ऑपोजिट मोशन ऑफ डायरेक्ट दैट दे हैव थ्रू द एयर, जो कि हवा से होते हुए जाते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द एयर रेजिस्टेंस इज फंडामेंटल इन द फील्ड लाइक एविएशन। एविएशन बेटा हमारे पास होती है स्पेस क्राफ्ट जो आपके जहाज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऑटोमोटिव डिजाइन आपकी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनके बारे में इवन स्पोर्ट्स साइंस जो आपकी स्पोर्ट्स साइंस लाइक आपकी स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, आपकी स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं, आपकी जेवलिन है, आपकी बॉल्स है, तो स्पोर्ट्स के अंदर यूज होने तमाम चीजें फिजिकल चीजें, ठीक है, उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि उनमें लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो, ठीक है। तो वो सारी के साथ जो है वो किस फिनोमेना बनती है, यानी उस स्टडी इनका मकसद क्या स्टडी करने का एयर रेजिस्टेंस का कि आप लोग जितनी भी चीजें बनाती हैं उन चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से बना सके ताकि वहां पर आने वाली जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो सके। इट इज डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्पीड पर, जितनी कम ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज आपकी एरिया पे, यानी जितना आप देखो जैसे बात यहाँ पे की एरिया की, देखो इसका एरिया कम है ना, तो मतलब इस पे लगने वाली जो फ्रिक्शन फोर्स वो क्या होगी कम होगी बनिस्बत हमारे पास इसके, ठीक है। और नंबर 2 पे हमारे पास जी स्पीड पर देखो यहाँ पे स्पीड इसकी कम है, इसकी स्पीड, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास टर्बल्स की फॉर्म में, यानी कि वो जो हमारे पास इरेगुलर शेप बनने जा रही है, ठीक है। इस वजह से वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगी बनिस्बत हमारे पास अगर स्पोर्ट्स कार है कोई लाइक दिस, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन आएगी स्मूथली से कर्व हो जाएगी, मतलब उसका सरफेस एरिया से बनाया गया ताकि वहां पर कम से कम जो है टर्बुलेंस पैदा हो, इरेगुलरिटी पैदा हो ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और आपकी गाड़ी स्मूथली वहां से मूव कर जाए, ठीक है, और कम वहां पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो। तो ये हमारे पास एक फिनोमेना है, ठीक है। आप गाड़ियों का देखा होगा जितनी भी स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं आपकी, जितनी नई चीजें जो आ रही है जितनी में आ रही है, बुलेट ट्रेन देखी वो भी ऐसे पाथ में, क्यों, क्योंकि वो कम से कम फ्रिक्शन फोर्स लगे और ज्यादा ट्रैवल कर सके। लेकिन अगर पुरानी गाड़ियां देखें लाइक आपके ट्रक्स थे, आपकी पुरानी गाड़ियां थी तो वो जो थी कुछ यूं फॉर्म में होती थी तो वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगे। बट आज का जो गाड़ी जितनी भी डिजाइन हो रही है वो सारी के सारी स्पोर्ट्स मोड में एरोडायनामिकली जो है ऑटोमोटिव जो है वो डिजाइन हो रही है, ठीक है। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं तो आगे हमारा जो है इसका कोई डाउट अगर रहता है कोई या कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी जो आपको समझ नहीं आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो कहता है इट इज ड्यू टू डायरेक्ट क्लोजन ऑफ द मॉलिक्यूल वेयर विद द सरफेस ऑफ दैट काफिंग द मोशन ऑफ दैट ऑपोजिट, क्योंकि ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमारे पास क्या होता है ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। कैसे कह रहे हैं देखो, ये पार्टिकल सारे पार्टिकल इसको टकराएंगे, टकरा के इसे रोकने की कोशिश करेंगे। अब टर्बुलेंस क्या होती है, कहते हैं टर्बुलेंस एयर swims around rather than flowing smoothly। कहता है ये हमारे पास मूव जो ऐसी एयर जो कि मूव होना शुरू हो जाए, यानी लाइक दिस ऐसे होना शुरू हो जाए, ठीक है, बनिस्बत हमारे पास स्ट्रेटली वो मूव कर रही हो, विच काज लो प्रेशर ऑन द रियर साइड, यानी साइड में कम प्रेशर प्रोड्यूस करती है, हाई प्रेशर ऑन द फ्रंट साइड, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करती है। दिस प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस द फोर्स ऑपोजिशन विद मोशन, देयरफॉर मेक द ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू मूव थ्रू द एयर, दैट इज व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम मूविंग बफलर बॉडीज, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो बफलर बॉडीज होते हैं लाइक हमारे पास ये ट्रक्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो इस तरह की दूसरी चीजें आती हैं जिनका सरफेस जो एरिया आगे से ज्यादा हो वो हमारे पास क्या है लेस एफिशिएंट होते हैं, उनमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रही होती है। कौन सी, फ्लूइड फ्रिक्शन यानी एयर फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है। इसलिए हम लोग अब देखते हैं कि मॉडर्न एरा में जितनी भी जो गाड़ियां आ रही हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं जिन्होंने मोशन करना होता है, ठीक है, तो वो लोग हम इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि उन पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो, ठीक है। तो आई होप आपको ड्रैग फोर्स का और रेजिस्टेंस का जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप हमारे पास ये टेंशन फोर्स। अब टेंशन फोर्स कहती है कि किसी भी लाइक कोई भी मैस है, ठीक है, उसको हमने किसी रस्सी के साथ बांधा हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज की सपोर्ट दी हुई है।
अब हमें पता है इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगी जिसे नीचे की तरफ खींच रही, बट वहां पर एक और फोर्स लगी जिसे ऊपर की तरफ खींच रही ड्यू टू दी स्पोर्ट। दी स्पोर्ट जो है जो ऊपर की तरफ खींच रही है, वो जो फोर्स होती है वो हमारे पास टेंशन फोर्स कहलाती है। इन शॉर्ट फॉर्म में उसे टेंशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जनरली समझ आ गई होगी। अब हम इसको रीड आउट करें ताकि हमारे जो कंसेप्ट बेहतर सके। रो फॉर द रो क्लाइंबिंग आर डिजाइन टू स्टिच द सर्टेन अमाउंट जस्ट इन द केस फॉर क्लाइंबिंग फॉल। हमारे पास जो रस्सी होती है, जो हम क्लाइंबिंग करते हैं, जो लोग ठीक है पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो जो रस्सी होती है इस तरह से डिजाइन की है ताकि वो टूटे ना, ठीक है, और वो जो वेट जो है उसको बर्दाश्त कर सके, और ठीक है, तो ताकि जो है वो नीचे न गिर के उसके कोई हादसा पेश ना हो सके। ठीक है, इफ द रोप डिड नॉट स्टिच देन ही कुड बी इंजर्ड। अगर वो नहीं से कर पाएगा स्टिच तो क्या होगा, वहां पर उससे जख्मी हो सकता है। ठीक है, वहां पर जो है वो मसले पैदा हो सकते हैं। रोप्स कॉर्ड्स एंड स्प्रिंग्स आर स्टिच व्हेन यू आर पुल। जैसे कि आप रस्सी को या स्प्रिंग्स वगैरह को खींचते हैं, ठीक है, तो वो स्टिच हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज अ फोर्स इन द रोप दैट बैलेंस द क्लैम्प वेट्स। तो एक ताकत चीज जो उसको बैलेंस करके लाइक दिस, अगर इस वेट को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करिए, जो ग्रेविटेशन फोर्स को, तो दिस फोर्स इन द रोप इज नेम एज टेंशन। ये जो ताकत पैदा हो रही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को रस्सी की मदद से, यानी जो रस्सी है उसको बैलेंस कर रही है, वो हमारे पास कहलाएगी टेंशन फोर्स। व्हेन यू पुल द रोप, जब आप रस्सी को पुल करते हैं, यू आर पुलिंग इट टाइनी अपार्ट। ठीक है, तो जब आप रस्सी को खींचते हैं असल में आप उसको जो है उसके असल जो उसका जो जगह है उससे दूसरी तरफ खींच रहे। लाइक जैसे रबड़ को हम स्टिच करते हैं तो रस्सी को आप उसकी जो असल जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, यानी खींचते हैं, तो उसका जो जहां पर मौजूद होती है वो वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है पोर्शन उसके, है ना। बट दीज पार्ट्स वांट टू स्टे क्लोज टुगेदर। बट जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। सो दे पुल बैक, ये पुल बैक होता है। देयरफॉर द पुलिंग बैक इज व्हाट वी फील एज टेंशन इन द रोप। जो वो रस्सी अपनी असल हालत में आने की कोशिश करती है, वो जो ताकत है वो हमारे पास कहलाती है जी टेंशन फोर्स। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, रोप एंड केबल्स एंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन रिस्पॉन्सिंग टू द अप्लाइड फोर्स। जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है, यानी टेंशन कौन सी पुलिंग फोर्स है, जो कि स्ट्रिंग से, रोप से, केबल से या इस तरह के जो बाकी ऑब्जेक्ट हैं वो लगाती हैं जब हम उस पर जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके वो मतलब कह लें कि जवाब में वो जो ताकत लगाते हैं वो हमारे पास कहलाती है टेंशन फोर्स। It acts along the length of the string. Tension is present in the string whenever the string elastic like rubber band, inelastic like steel wires which does not sting much. ठीक है, लाइक ये ना सिर्फ जो है वो ऐसे लचकदार जो मटेरियल उनमें पाई जाती है लाइक रबर के, बल्कि ये नॉन इलास्टिक मटेरियल में पाई जाती है लाइक आपकी स्टील की जो वायर है उसके अंदर, बट ये ज्यादा जो है स्टिच नहीं हो पाते। ठीक है, ज्यादा स्टिच करेंगे ये टूट जाएंगे, बट इनके अंदर भी जो है वो टेंशन फोर्स जो है वो मौजूद होती है। तो आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टेंशन फोर्स कहती है ऐसी फोर्स जब हम उसे स्टिच करें तो उसकी जवाब में जो ताकत लगती है उसको अपने हालत में लाने के लिए वो हमारे पास फोर्स लगाती है टेंशन फोर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास की इलास्टिक फोर्स। अब इलास्टिक फोर्स कहते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टिच करें या कंप्रेस करें, लाइक हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, हम उसे खींच के लंबा कर दें या उसे जो है वो इसे बंद करते हैं फोर्स अप्लाई करके, तो इसे छोटा कर दें, ठीक है, कंप्रेस कर दें, तो हमारे पास जो ताकत है जो उसको उसकी ओरिजिनल हालत में लेके आएगी वो हमारे पास इलास्टिक फोर्स कहलाती है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम उसे डिफॉर्म करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो वो ताकत है जिसको उसे अपनी हसत हालत में लेके आती है वापस, ठीक है, वो हमारे पास इलास्टिक फोर्स कहलाती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हो लाइक आप एक स्पॉन्जी बॉल है, फोम की बॉल, आप उस स्पॉन्ज को जो है कंप्रेस करके जो है वो छोटा कर देते हैं, लाइक आप जैसे फोर्स छोड़ते हैं अप्लाई करना तो वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। तो ये जो फोर्स है उसे अपनी असल हालत में लेके आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलास्टिक फोर्स। इसी तरह से जो स्प्रिंग होता है आपकी पेंसिल के अंदर का, तो जैसे ही आप लाइक अपनी पेंसिल आप देखते हैं टिक टिक करते हैं, जैसे आप उसके ऊपर उसे छोड़ते हैं तो अपनी असलियत में अचानक आ जाता है खुद ब खुद, जो खुद ब खुद उसे अपनी असलियत में लेके आ रहा है वो हमारे पास क्या है जी, इलास्टिक फोर्स कहलाती है। अब इसको रीड आउट करते हैं, तो कहना जी when you stretch string or rubber band, the material resists this deformation and tries to return its original length. The force created by the string in it attempt to return its original shape in the elastic force. ठीक है, इस इलास्टिक फोर्स ये जो हमारे पास ताकत है जो इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ रही है हमारे पास इलास्टिक फोर्स कहलाती है। इलास्टिक फोर्स कैन बी रेफर्ड एज a restoring force because it tries to restore the object to its original shape.
इस वजह से मैं रिस्टोरिंग फोर्स का नाम लिखती हूँ, क्योंकि ये इसे ओरिजिनल हालत में, अपनी असल हालत में रिस्टोर करने में मदद देता है। दिस फोर्स अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द मटेरियल व्हेन इट डिफॉर्म। ठीक है, ये ताकत जो पैदा होती है जब हमारे पास जो हम डिफॉर्म करते हैं तो उसकी जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल की पोजीशन है वो चेंज होती है। तो ठीक है, तो जब हमारे पास ताकत आती है जो उन एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को अपनी असल हालत में लेके आने की कोशिश करती है, वो हमारे पास कहलाती है जी इलास्टिक फोर्स। दे टेंड्स टू रिस्टोर द मटेरियल टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कन्फर्मेशन, तो उनको जो असल हालत में लेके आने की कोशिश करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास डिपेंड करती है कि जितनी ज्यादा हमारे पास जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब और ये हमारे पास डिस्क्राइब कीजिए बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट्स, the string become permanently deformed if the applied force is too large and string will be break। ठीक है, और इस हर ऑब्जेक्ट की जो है एक लिमिट होती है, अगर उस तब तक अगर उस लिमिट तक अगर हम लोग उसे डिफॉर्म करते हैं तो वो अपनी असर में वापस लेते हैं। अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर जाएं तो वो डिफॉर्म होता है परमानेंट तौर पर और कभी भी वापस असली हालत में नहीं आता। ठीक है, लाइक अगर हम स्प्रिंग को अगर स्टिच कर दें, उसकी जो प्लास्टिक लिमिट थी तो वो स्टिच होकर वैसा वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, और कभी भी अपनी हालत में नहीं आएगा। तो ये हम लाइक अब एक स्केल है प्लास्टर का, तो आप कुछ लिमिट तक उसे खींच के लेके जाएं। लाइक हमारा स्केल ऐसा था, अब उसे कर्वली पाथ ऐसे मूव करवाते हैं ना, ऐसे टर्न करते हैं, तो एक लिमिट आएगी वहां तक तो वो ठीक है, लेकिन उसके अगर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिक लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है, अब उससे ज्यादा इलास्टिक उसमें लिमिट नहीं रही तो वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं लाइक हमारे पास जो सिल्वर है, सिल्वर का स्ट्रक्चर कुछ हद तक तो वो हो जाएगा, बट वहां जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी वो बेंड हो जाएगा, वो भी टूट जाता है, बेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन की एक लिमिट हो गई वहां तक तो स्टिच होगा, बट उसके बाद वो टर्न हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं सरिया वगैरह हम लोग जो है लेंटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं छतों में। ठीक है, अपनी घर में इसका वेब बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास सरिया है, तो उसकी भी लिमिट होगी, वहां तक वो स्टिच होगा, उसके बाद वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास लिमिट है, वो हमारे पास लिमिट कहलाती है जी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मेशन लिमिट, उसे इलास्टिक लिमिट भी हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर उससे हम चले जाते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा परमानेंटली तौर पर, और वो कभी भी वो वापस अपनी हालत में नहीं आएगा खुद ब खुद। हाँ, उसको हम खुद दोबारा फोर्स अप्लाई करवा कर जो है उसको जो है अपनी असल हालत में जो हाल में था उसमें लेके सकते हैं, बट वो इलास्टिक तौर पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इलास्टिक फोर्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कहती है ऐसी फोर्स जो कि चार्जेस की वजह से हो, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कहती है। हमारे जो एटम्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो जब हमारे पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है या गेन करता है तो उस पर चार्ज आता है। लाइक हमारे पास अगर एग्जाम्पल लो Na पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की, देखो तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो था रिमूव किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया। ठीक है, तो इन जनरल बता रही है केमिस्ट्री की साइज में, बट इन जनरल बात करूँ तो देखो इन पे चार्ज आ गया। अब ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड डालेंगे और ये NaCl बन जाएगा टेबल सार जो आप लोगों को नमक इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मतलब इस तरह से अब क्या होती है, जो बॉडीज होती है ना वो चार्ज होती है। अब चार्ज जब होती है तो वो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ प्रेशर में होती है, लाइक अगर सेम चार्जेस अगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए तो वो जो है रिपेल करेंगे। सिंपल क्या रखें, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अगर सेम चार्जेस हैं दोनों की बॉडीज के तो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पर भी वेल दिखाई नहीं गई कोई भी। अगर मैं आपको बताऊँ लाइक एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ बना के। तो देखो ये मेरे पास एक कोई भी बलून है, ठीक है, रफली बनाया, इस पर मैंने ऐसे फ्रिक्शन दिया, फ्रिक्शन दी तो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है लाइक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने एक वॉल थी, ठीक है, उसके ऊपर मैंने फ्रिक्शन दी और इसमें मैंने नेगेटिव चार्ज किया। अब बलून ये खुद खुद इसकी तरफ आ रही, क्यों, क्योंकि इनके अंदर में एक चार्ज मौजूद है। ठीक है, ये जो हमारे पास फिनोमिना है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज वजह से, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था और इसके पास नेगेटिव चार्ज था, जिसने दोनों ने आपस में अट्रैक्शन की। इसकी कॉमन एग्जांपल दूं आपको, तो आप लोग बचपन में जो है एक गेम प्ले करते थे, आप स्केल लेके या आप जो है कैम लेके, जिसे जो है ब्रश का नाम देते हैं, जो बालों में हम लोग लगाते हैं, हम लोग क्या करते थे उसको ना उसके ऊपर तेल लगा के हम लोग उसको रेसिस्ट करते थे, रगड़ते थे, और हम लोग कागज के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों को ना हम लोग टेबल पे फेंक के उसके ऊपर से लगाते थे, तो कागज टुकड़े अचानक उसके ऊपर खुद ब खुद जो है टच हो जाते थे। और उस करने के साथ ही जो हमारे पास स्केल होता है, स्केल प्लास्टिक हम लोग लेते थे क्लास में, जब वन आई वाज इन 4th क्लास, तो हम लोग ये चीजें करते थे। ठीक है, वेल आप लोग भी क्लास में भी करते होंगे।
तो हम लोग क्या करते थे कि जो होता है हमारे पास जो हमारे पास 10 रुपए का या 20 रुपए का छोटा सा स्केल आता है ना, जो आपकी ज्योमेट्री के अंदर में होता है, वो स्केल लेके उसके ऊपर बालों के अंदर हम लोग करते थे, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो वो चार्ज हो जाता था, यानी उसके ऊपर चार्ज आ जाता था। अब चार्ज हो जाता था तो हमारे पास जो कागज थे, ठीक है, जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए होते थे, ठीक है, उनके ऊपर एक चार्ज होता था, तो हम लोग उसको जब उसके करीब लेके जाते थे तो जो कागज के टुकड़े होते छोटे छोटे पीस होते थे, वो खुद ब खुद स्केल के साथ अटैच हो जाते थे, और साथ ही जैसे अट्रैक्शन जैसे मैग्नेट्स जुड़ जाते हैं, इसी तरह से वो इसके साथ जुड़ जाते थे, और वो उसके साथ ऊपर की तरफ हम जब उठाते थे उसको, जो हमारा स्केल था, तो उसके साथ ही जुड़े होते थे। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना हो रहा था ये हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ठीक हो गया, समझ आई बात की। अब इसको रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जी वो बिफोर टेकिंग टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स वी नीड टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होते हैं? everything around us made up of tiny particles called atoms. These atoms have small parts called proton, neutron and electron. Proton have a positive charge, electron have negative charge and neutron does not have any charge. ठीक है, ये न्यूट्रॉन होता है, हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। अब डेप्थ यूजुअली हैव द इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो दे आर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल। क्योंकि हमारे पास किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल होता है। However, sometimes object can gain or lose, किस वजह से हमारे पास जैसे लाइक एन है, इसने हमारे पास लूज किया और हमारे पास जो क्लोरीन है उसने गेन किया। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, तो जब ये फिनोमेना होता है वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दिस हैपेंस ऑब्जेक्ट बिकम चार्ज, तो ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं? चार्ज रहते हैं। टू ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज अदर अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर विद द फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो चार्ज है वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर तो सेम चार्ज जिस ऑब्जेक्ट में तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये ताकत जो है जिस वजह से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे वो हमारे पास कहलाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ऑब्जेक्ट विद द सेम टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, either पॉजिटिव और never repel each other and the object with opposite charges attract each other। तो वही बात की कि हमारे पास ये नहीं डिपेंड करता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव से, बट अगर सेम चार्जेस है दोनों का तो वो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और एट द वो कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है एट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और जो डिस्टेंस है के दरमियान उनकी पर। The closer the charges object and the stronger the field, and similarly more charges object the stronger the field। तो इसका फार्मूला भी लाइव ग्रेविटेशन फोर्स ही है। ठीक है, इसे हम कूलम्स का लॉ कहते हैं। ठीक है, कूलम्स ने कहा था कि मेरे पास जो फोर्स है ना एफ, ठीक है, जो फोर्स क्या है हमारे पास जी, एफ फोर्स है। वेल पेन वर्क नहीं करता प्रॉपर्ली, तो मैं इसी को दिखाऊँ मैं आपको ला के। ठीक है, पेन टैब जो है प्रॉपर्ली तो वर्क नहीं कर पा रहा, मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ ताकि आपको डाउट जो क्लियर हो जाए। बस आपने करना क्या है कि एफ इज इक्वल टू यहाँ पर जहाँ पर जी है ना, ठीक है, फार्मूला सेम है। जी की जगह हमारे पास यहाँ पे के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है के, और यहाँ पे क्यू आ जाता है। यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पर Q2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बात फिर हम लोग लेके आए तो यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ पर चार Q1 और Q आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पेन प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं कर पा रहा क्यू ड्यू टू सम सॉफ्टवेयर एरर। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे, सेम है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ था इसी तरह से ये सेम है। कूलम्स का लॉ जो कहता है कि हमारे पास जो उस ताकत है यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हमारे पास फोर्स होगी, और दूसरा डिस्टेंस है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है, और हमारे पास जितना कम ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है जी कूलम्स का लॉ। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की जो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है जी मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? सेम एज इट इज है कि हमारे पास क्या था जी, एक हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्टोन मिला था। ठीक है, जैसे लाइम स्टोन का नाम देता है लोडस्टोन का। ठीक है, लोडस्टोन हमारे पास रहता है जी, ये ऐसा मटेरियल था जो हमें मिला था एक ग्रीक साइंटिस्ट को। ठीक है, जिस जो कि दूसरे जो लाइक दूसरे मेटल्स थे उनको अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो इसको जो है मॉडिफाई किया गया, इसके ऊपर वर्क किया गया प्रॉपर तौर पर, उसको चेकआउट किया गया और फाइनल रिजल्ट पर निकले कि एक मटेरियल है जो कि अट्रैक्ट करता है, जिसे हमने मैग्नेट का नाम दिया है। अब मैग्नेट क्या होता है कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये भी सेम तरह होता है। अगर हमारे पास इसमें दो पोल्स होते हैं, इसमें एस और एन, साउथ और नॉर्थ होता है। अगर तो सेम पोल्स है तो रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक हमारे पास पोल्स क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो आई होप आपको जनरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब हम लोग जो है खुद भी एक मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे? जब आपकी किसी भी कंडक्टर में से, वायर में से करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो वो हमारे पास ऐसा मैग्नेट जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाता है। ठीक है, तो इन जनरली हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है जी? ऐसी ताकत जो मैग्नेट्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपल करे, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। आपकी जो बुलेट ट्रेन है, ठीक है, जो उनके अंदर भी ये कंसेप्ट जो है वो लगा जाता है, जिसकी वजह से वो जो है इतनी स्पीड से वो जो मूव करती हैं। ठीक है, अब लोग हम उसको रीड आउट करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। कहते हैं एज लॉन्ग द एंशिएंट ग्रीक फाउंड अ रॉक नेम एज द लोडस्टोन दैट कुड बी पुल स्मॉल आयरन पीस टुवर्ड इट, जो कि छोटे छोटे हमारे पास जो है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रही है। दिस रॉक हैव नेचुरली दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन द आयरन, तो इनकी नेचुरली प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अपनी तरफ खींचती है। साइंटिस्ट नेम इज मैग्नेट, तो साइंटिस्ट उसका नेम क्या रखा? मैग्नेट का। सो हमारे पास ये इंसिडेंट्स ग्रीफ लर्न अबाउट द मैग्नेटिज्म फ्रॉम दिस रॉक, और इन्होंने इससे सीखा, इस मटेरियल को स्टडी किया और चेकआउट किया कि ये मैग्नेटिज्म हमारे पास क्या चीज है। तो साइंटिस्ट कैन नो मेक वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स दैट कैन फ्लो लेविटेड ऑन सम अदर मटेरियल। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो भारी जो चीजें होती हैं उनको उठाने के लिए भी हम मैग्नेटिज्म यूज करते हैं। लाइक आपकी जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं उनको उठा एक जगह दूसरी जगह रखने के लिए हमारे पास जो क्रेन इस्तेमाल होती हैं, वो भी हमारे पास उनके अंदर जो फिनोमेनन लगा होता है वो मैग्नेटिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोनों सरफेस को अटैक किया जाता है बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उनको स्ट्रॉन्ग जगह पर अट्रैक्ट कर लेता है और चीज को उठाकर दूसरी जगह पे रख देते हैं। अब हमारे पास ये कैसे होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन देयर सराउंडिंग। जैसे मैं बताया कि जब करंट उसी तार में से पास कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अपने गिर्द में मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहती है। तो दीज करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। Every magnet has a north pole and south pole. These poles of magnets attract or repel each other. This force of attraction repulsion is called magnetism. ये जो फोर्स है अट्रैक्शन की, रिपल्शन की, ये हमारे पास कहलाती है जी मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्योंकि आप हमें कॉन्टैक्ट नहीं करते, ये हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी। ठीक है, बिकॉज मैग्नेट्स कैन पुल और पुश थिंग्स विदाउट टचिंग देम, क्योंकि ये जो फोर्स है विदाउट टचिंग भी हम लोग उसको अटैच या रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे बता दिया पहले आपको कि अगर हमारे पास जो है वो लाइक सेम पोल्स होंगे तो रिपेल करेगा। अगर अनलाइक यहाँ पर है, वेल यहाँ पर मैं आई गेस फिगर्स ये भी गलत बनाई है आई गेस। ठीक है, अब यहाँ पर आता ये एस और एन वाली सेम है, फिर हमें ट्रैक करना था। ठीक है, तो फिर अट्रैक्ट होगा, यानी अनलाइक के जब आएंगे, यानी ये भी गलत बनी हुई है डायग्राम। सही है, इस वजह से जो है यहाँ पर गलती मिस्टेक कुछ यूँ आएगी। अगर मैं ड्रा करूँगा तो यहाँ पे एस वन है, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास प्रॉपर डायग्राम बनेगी, ऑपोजिट पोल जब आएंगे तो ये क्या करेगा जी? अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या होती है जी? ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेट की वजह से लगे और आपस में अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, हमारे पास क्या कहलाएगी जी? मैग्नेटिक फोर्स। थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स क्या ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ पार्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में लग जाए। लाइक हमारे पास जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक ताकत जो लगती है, जो ऊपर की तरफ खींच के लगी जाती है। जैसे हमारे पास जहाज होते हैं, जेट इंजन है, उनके अंदर वो पीछे प्रेशर लगाती है, उसे पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाती है। ठीक है, तो वो जो ताकत है वो हमारे पास कहलाती है जी थ्रस्ट फोर्स। लाइक आपकी बॉस के अंदर भी होती है, पीछे हमारे पास जो है वहाँ पे लगा होता है उसका पंखा लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसको एक खास डायरेक्शन में मूव करवाती है। तो ऐसी फोर्स जिसको हम थ्रस्ट फोर्स या ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको डिटेल करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बेहतर हो सके। थ्रस्ट फोर्स है फंडामेंटल फोर्स दैट acts to move an object in particular direction, especially forward. In engineering and physics, especially in the context of propulsion systems like rockets, airplanes, and boats, thrust is the force that propels the system forward. ठीक है, propels करता है। जैसे कि हमारे पास एयरप्लेन के अंदर जेट इंजन होता है, टेक एंड कंप्रेस द एयर एंड मिक्स इट विद फ्यूल which is then ignited. The resulting explosion releases the gases, creates a powerful forces or thrust that propels the एयरप्लेन फॉरवर्ड। ठीक है, जो कि एयरप्लेन को जो है वो फॉरवर्ड करता है बहुत स्पीड के साथ, एकदम से, जैसे हम देखते हैं, मतलब एक विदिन जो है मिनी सेकंड के अंदर जो है आपके जो हाउस को जो है वो उठा के जो है बहुत स्पीड के साथ आगे ले जाता है।
तो वो हमारे पास जो उसको जो प्रोपाइल कर रहा है वो हमारे पास क्या कौन सी फोर्स है, वो थ्रस्ट फोर्स होती है। इसी तरह से आपने देखा रॉकेट्स के अंदर भी जो है वो होती है थ्रस्ट फोर्स, जो उसको जो है जमीन से उठा के ऊपर की तरफ ले जाती है। ठीक है, thrust force in a rocket generates the explosion of the rapidly expanding gases through the nozzle, that is produce a force that propels the rocket in the opposite direction। ठीक है, अपवर्ड ले जाता है। इसी तरह से बोर्ड के अंदर होता है जी, बोर्ड इंजन turns the propellers pushing the water backward and due to the Newton's third law every action having action but opposite direction। ठीक है, तो वो से opposite यानी कि फॉरवर्ड मूव करता है। the move forward due to the thrust exerted by the water, thrust does not work to overcome resistant forces like drag force in flight and friction in other scenarios, but thrust itself is a propelling force। ये हमारे पास propelling force जो कि हमारे पास एक सडनली कह सकते हैं इंजेक्ट देता है किसी भी बॉडी को फॉरवर्डली मूव करने के लिए। ठीक हो गया, तो हमें समझ आ गई थ्रस्ट फोर्स कौन सी फोर्स है। ऐसे भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जो फॉरवर्ड जो है आप जो है मूव कराना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स है। जैसे कि हम लोग जो है अपने एयरप्लेन्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है, हमारे जो रॉकेट्स होते हैं उनके अंदर होती है, और हमारी जो बोट्स होती हैं बड़ी बड़ी उनके अंदर लगती हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड द लास्ट वन इज नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स क्या होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हो तो हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो सरफेस जो उसके ऊपर फोर्स लगाता है वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, लाइक अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सरफेस के ऊपर तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है, बट सरफेस जो है वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है जो नॉर्मल फोर्स होगी, जिसकी वजह से मेरे पाँव से मुझे महसूस होता है वो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है और मुझे ग्रेविटी महसूस हो रही है, ग्रेविटी मौजूद है। ठीक है, तो जैसे कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच दे पुश अगेंस्ट ईच अदर other perpendicularly to the surface of that in contact and not with angle। imagine a box in your hand pull the box upward, आपका जो हाथ है वो उसे ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, and the box push back down on your hand, और ये बॉक्स जो है नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, these perpendicular forces are called normal forces। तो ये जो फोर्सेज है ये हमारे पास कहलाएंगी नॉर्मल फोर्सेज कहलाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास कहलाएंगी जी नॉर्मल फोर्सेज। अब देखो इन सब बात समझता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या था, एक बॉक्स था, आपको पता है इस पर एक फोर्स अभी हम ग्रेविटेशन फोर्स कह रहे हैं ना, इसे जी का नाम देते हैं हम लोग। अब ये ड्यू टू ग्रेविटी, बट हमारे पास क्योंकि हैंड हाथ भी एक फोर्स लगा रहा है जिसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं ये हमारे पास कहलाएंगे जी नॉर्मल फोर्सेस, कहलाएंगे जी एक दूसरे की नॉर्मल फोर्सेस। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने डिस्कस किया है जी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें देखा सबसे पहले देखा जी ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, फिर हमने देखा जी फ्रिक्शन फोर्स देखी, फिर हमने देखी जी ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस देखी, उसके बाद हमने इसमें टर्बुलेंस देखा क्या होता है जी, उसके बाद हमने टेंशन फोर्स को डिस्कस किया, फिर इलास्टिक फोर्स को डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को, फिर मैग्नेटिक फोर्स को, और थ्रस्ट फोर्स को, एट द एंड नॉर्मल फोर्स को। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट रह गया हो, कोई पोर्शन जो है स्किप हो गया हो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसकी जो पीडीएफ नोट्स है उसको जिन्हें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।